माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 8 अप्रैल 2024 को एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है। टोटल 9 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके चौथे पेज से ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरे मामले को समझाया कि ये जो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को जजमेंट दिया गया था, उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और जो जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था उसे अपफेल्ड कर दिया। यानी कि प्राइमरी में केवल डीएलएड अभ्यर्थी पात्र थे, बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं थे। उसके बाद से स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा एक एप्लीकेशन दायर की जाती है इसमें क्लेरिफिकेशन को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे सामने दो प्रकार की पार्टीज थी, जिसमें से एक पार्टी ये कह रही है कि जो जजमेंट है उसका नेचर जो होना चाहिए वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए और इसके क्लैरिफिकेशन के लिए ये केस फाइल किया गया। वहीं दूसरी पार्टी जो है वो इसका अपोज कर रही है और इससे पहले क्लैरिफिकेशन या फिर रिव्यू के तौर पर जो भी याचिकाएं दायर की गई थी वो सारी डिसमिस हो गई थी। तो इस वजह से ये मेंटेनेबल नहीं है और इसको लेकर के दूसरी पार्टी अपोज कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ये स्वीकार करती है कि जो हमारा 11 अगस्त का जजमेंट है उसमें ये थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं किया गया कि कब से ये जजमेंट लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि कोई भी डिसीजन जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्पेशली उसमें मेंशन ना किया गया हो। और चूंकि जजमेंट में मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम इस केस को क्लेरिफिकेशन नहीं बल्कि अपने जजमेंट के रिव्यू के तौर पर ले रहे हैं, समीक्षा के तौर पर ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को लिखवाती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान वाला जो जजमेंट है जिसमें 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा ये प्रेयर किया गया है कि जो वहाँ पर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें ये जो पूरा 11 अगस्त का जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। और चूंकि मध्य प्रदेश की जो भर्ती थी वह ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी थी, वहाँ पर नियुक्ति भी हो चुकी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। इन सभी बातों को सुनते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, देखिए यहाँ से मेन ऑर्डर शुरू हो रहा है। एज इट appears that a large number of candidates with B.Ed degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified in educational authorities, we do not think it is to be equitable to effect their removal. सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम यह पाते हैं, हमें यह प्रतीत होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो B.Ed कैंडिडेट हैं ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो ऑलरेडी भर्तियां एडवर्टाइज की जा चुकी हैं उसमें वो लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं, ऑलरेडी नौकरी पा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वी डू नॉट, ध्यान से सुनिएगा, वी डू नॉट थिंक इट टू इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उन्हें बाहर निकालना कहीं से भी सही नहीं है, यानी ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे देखिए, वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 शैल बी प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। यानी कि जो 11 अगस्त का जजमेंट दिया गया वो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में लागू होगा, यानी कि 11 अगस्त से ही लागू होगा। यहां तक तो सब कुछ पॉजिटिव था कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसके बाद वाला लाइन इसमें कंडीशन जोड़ता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से समझिएगा। बट लेकिन प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट शैल बी only for those candidate who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law. The effect that they are appointed would be subject to final outcome of the case which might have had been instituted by them, and such candidates were in regular appointment without any disqualification and were appointed in pursuance of a notice of advertisement were B.Ed was stipulated to be valid qualification. सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का डिसीजन लागू होगा वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा, ध्यान से सुनिएगा, वह सिर्फ उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा B.Ed कैंडिडेट पर जिनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी डिसक्वालिफिकेशन पहले से इंपोज ना किया गया हो या फिर कोई भर्ती फाइनल आउटकम के अंतर्गत ना रखी गई हो। यानी कि जिन राज्यों में भर्तियां ऑलरेडी हाईकोर्ट ने B.Ed को डिसक्वालीफाई कर दिया है या फिर
जहां पर भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी, वहां की राज्यों पर ये जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का डिसीजन है वो लागू नहीं होगा। केवल उन भर्तियों पर प्रोस्पेक्टिव नेचर का ये डिसीजन लागू होगा जहां पर कोई भी मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, या फिर किसी भी हाईकोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा उनको डिसक्वालीफाई नहीं घोषित किया गया था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। यानी कि प्रोस्पेक्टिव नेचर सबके लिए नहीं है, प्रोस्पेक्टिव नेचर केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया, या फिर उनको उनका जो अभ्यर्थन है वो फाइनल आउटकम के अंतर्गत नहीं रखा था। सिर्फ और सिर्फ वही अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे पढ़ लेते हैं। आगे यहां पर ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट, देखिए, सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब। ऐसे अभ्यर्थियों की सर्विस केवल डिस्टर्ब नहीं की जाएगी। ओनली सच कैंडिडेट की बात की जा रही है। सभी बीएड सुरक्षित नहीं है, केवल वो बीएड सुरक्षित है जहां पर हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनका ऑर्डर या फिर उनका भर्ती अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, वो केवल सुरक्षित है, बाकी यहां पर सुरक्षित नहीं है। ये जो जजमेंट दिया गया है ये दोनों नेचर का है, प्रोस्पेक्टिव भी है और रेट्रोस्पेक्टिव भी है। अब मान लीजिए किसी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है ऑलरेडी, तो वहां पर तो वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा वो केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन या फिर डिसक्वालिफिकेशन या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम जैसे मैटर इंपोज ना किए गए हों, यानी उन पर आरोपित ना किए गए हों। यानी कि ऐसी कोई भर्ती जो कि बिल्कुल फ्रेश है, ना तो हाई कोर्ट में चैलेंज है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, ना तो सब्जेक्ट टू आउटकम है, और ना ही डिसक्वालीफाई किया गया किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, वो बीएड कैंडिडेट अपनी सर्विस जारी रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। We make it clear that this benefit is only for the candidate who were appointed prior to the date our judgment was delivered on 11 अगस्त 2023। यानी कि ये जो लाभ है, ये जो लाभ है प्रोस्पेक्टिव नेचर का, वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा जो कि 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं। प्रायर का मतलब 11 अगस्त 2023 से पहले जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, जो ज्वाइन कर चुके हैं 11 अगस्त 2023 से, उनको केवल ये बेनिफिट दिया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट और देयर participation in the process will not entitle them for a benefit under our present order। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बहुत सारे सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट, यानी बीएड कैंडिडेट का ऐसे सिलेक्शन, ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन जो कि बीएड कैंडिडेट का है, और देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम फॉर ए बेनिफिट अंडर आवर प्रेजेंट। यानी ऐसे सिलेक्शन, ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन बीएड कैंडिडेट का ये जो बेनिफिट बताया गया है कि प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, वो लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। लाभ लेने के लिए केवल वही पात्र होगा जो कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी फाइनल आउटकम, फाइनल जजमेंट या फिर डिसक्वालिफिकेशन इंपोज ना किया गया हो। ठीक है, यानी कोई भी राज्य की ऐसी भर्ती जो कि बिल्कुल साफ सुथरी है, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मोर एवर द कैंडिडेट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटेड वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट। यानी कि ऐसे कैंडिडेट का हम जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? विल हैव टू अंडरगो अ ब्रिज कोर्स एंड वी डायरेक्टेड टू एजुकेशनल अथॉरिटीज टू डिवाइस सच कोर्स। यानी कि उनको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था, उसको अभी तक जो लापरवाही बरती जा रही थी एनसीटी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, कि बहुत सारे राज्यों में 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुका है अपॉइंटमेंट का, लेकिन अभी तक उनको ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं कराया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे कैंडिडेट को लापरवाही का नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्ट किया है कि ऐसे एजुकेशनल अथॉरिटीज को ये जो ब्रिज कोर्स है वो क्या करना होगा, ऐसे कोर्स को डिजाइन करना होगा। देखिए यहां पर निर्देशित किया गया है, विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम टुडे। यानी कि आज से 1 साल के अंदर इस प्रकार के ब्रिज कोर्स से उनको होकर के गुजरना पड़ेगा। दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटीज हु हैव बीन engaged with B.Ed degree only in the subject post under the conditions stipulated in earlier part of this order। यानी कि इस ऑर्डर के अर्लियर, शुरुआती भाग में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ऐसे अपॉइंटेड सुरक्षित हैं जो कि कोई भी मैटर उन पर इंपोज नहीं किया गया सब्जेक्ट टू आउटकम का, या फिर कोई भी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनको अयोग्य ना घोषित किया गया। सिर्फ उन्हीं अपॉइंटीज के लिए, सिर्फ उन्हीं बीएड अपॉइंटीज के लिए ये 6 माह का ब्रिज कोर्स
के लिए 1 साल के अंतर्गत जो एजुकेशनल अथॉरिटीज होंगी वह डिजाइन करेगी और ये कोर्स कंडक्ट कराएगी। ठीक है, यानी जो बीएड अपॉइंटीज हैं उनमें केवल वही बीएड अपॉइंटीज जो कि ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से सेफ है, उनके लिए ही केवल ये ब्रिज कोर्स होगा, सभी के लिए नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शैल डिजाइन सच कोर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीटी, शिक्षा मंत्रालय के सुपरविजन में एनसीटी इस प्रकार के कोर्स को डिजाइन करेगी। ठीक है, आगे देखिए, अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ सच कोर्स द सेम शैल बी पब्लिकली नोटिफाइड एंड ए time frame shall also be given within which the respective candidates shall participate therein, यानी कि एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाएगा और एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा इस एजुकेशनल अथॉरिटी के द्वारा, यानी एनसीटी के द्वारा, और अलग अलग राज्यों में जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट होंगे उनके द्वारा नोटिफाई किया जाएगा और एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, एक टाइम बॉन्ड दिया जाएगा इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फेल्योर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेम टू बी गिवन बाय द कंसर्न्ड एजुकेशनल अथॉरिटी विल इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट। सुप्रीम कोर्ट साफ कह रही है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि असफल हो जाएंगे इस प्रकार के कोर्स में, यानी 6 माह के ब्रिज कोर्स में पार्टिसिपेट करने में या फिर उसको कंप्लीट करने में विद इन द टाइम फ्रेम, यानी जो टाइम फ्रेम तय किया जाएगा, अगर उसमें असफल होते हैं कंप्लीट करने में या फिर पार्टिसिपेट करने में, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो अभ्यर्थन है वो इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसे इनवैलिडेट करते हुए निरस्त भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शैल मेक इट क्लियर दैट द डायरेक्शन कंटेन्ड इन दिस ऑर्डर शैल नॉट बी confined to applicant state only and shall cover all cases which may be pending in different judicial fora in any state or union territory on the same point of law। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये जो मैटर है वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य पर डिपेंड नहीं रहेगा या फिर केवल उस पर लागू नहीं होगा, बल्कि ये जो है वह सभी, देखिए, कवर ऑल केस में बी पेंडिंग इन डिफरेंट जुडिशल, जो भी अलग अलग राज्यों में मामले पेंडिंग हैं या फिर अलग अलग राज्यों में जो मामले चल रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मामले चल रहे हैं, सब में ये चीज़ लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये भले ही मध्य प्रदेश का क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था, लेकिन सभी देश में और यूनियन टेरिटरीज में ये जो फैसला है वो लागू होगा। आगे पढ़िए। द प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द एबव टर्म्स, यानी कि जो ये याचिका है वह ऊपर दिए गए फैसले के हिसाब से निस्तारित की जाती है और जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी वो सब कुछ ऊपर दिए गए फैसले के आधार पर निस्तारित कर दी गई हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले जो भी ज्वाइन कर चुका है वो सेफ है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में क्लियर किया था कि ये सभी बीएड की बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने ऑनलाइन हियरिंग देखा होगा तो उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि केवल वही बीएड सेफ होंगे जिन पर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी मैटर इंपोज ना किया गया हो, अयोग्य ना घोषित किया गया हो या फिर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम वो भर्ती ना रखी गई हो, सिर्फ और सिर्फ वो बीएड सेफ है। और उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत एनसीटी को डायरेक्ट किया है कि आप सुपरविजन ऑफ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपको ये एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत कोर्स को डिजाइन करना होगा और उस टाइम फ्रेम में सभी अभ्यर्थियों को जो सेफ हैं उन अभ्यर्थियों को आपको नोटिफाई करते हुए उनमें इनरोल कराना होगा और वो कोर्स कंप्लीट कराना होगा। और जो भी अभ्यर्थी इस टाइम फ्रेम में उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा या फिर असफल होता है उसको ज्वाइन करने में, तो उनकी अभ्यर्थन को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं अब समझता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।